गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने लाइसोसोम की बात की थी, ठीक है। इसके आगे आप रिक्तिका की बात करेंगे। देखिए वैसे एनसीईआरटी किताब में बहुत ही शॉर्ट चीज़ें दी हुई है, इसको समझने में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिक्तिका की। मैंने कल कहा था आपको जैसे कि अपन पहले एक झिल्ली वाले कोशिका उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो रिक्तिका या वैक्यूल की बात करते हैं। क्या आपके वैक्यूल जो है वो क्या होती है, ठीक है। रिक्तिका ऐसे इंग्लिश में कहा जाता है वैक्यूल। तो पादप कोशिकाओं में ये एक या अधिक बड़ी गोलाकार एकल झिल्ली से घिरी क्या होती है, रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो ये पादप कोशिकाओं में या पादपों में कह सकते हैं। तो पादप कोशिकाओं में एक या अधिक हो सकती है, एक या अधिक बड़ी गोलाकार इकहरी या एकल झिल्ली से घिरी संरचना होती है, ठीक है। और इसकी झिल्ली को क्या कहते हैं कि जो आपकी रिक्तिका होती है, मान लीजिए रिक्तिका, इसके चारों तरफ ये झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट। तो रिक्तिका के क्या होते हैं आपके, रिक्तिका की जो झिल्ली होती है इस झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इसमें जो द्रव्य भरा होता है उसे क्या कहते हैं, कि इसे जो झिल्ली होगी इसमें द्रव जो भरा होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिकारस कहते हैं, कोशिकारस या सेल सेप कहा जाता है। तो ये तो सामान्य जानकारी होगी भी क्या होता है टोनोप्लास्ट और आपके कोशिकारस क्या होता है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं कि युवा कोशिका में रिक्तिकाएं जो होती है वो छोटी होती है, और जैसे जैसे कोशिका का आकार बढ़ता है रिक्तिकाओं का आकार बढ़ जाता है। कि युवा कोशिका जो होती है या जो कोशिका बनना स्टार्ट होती है युवा कोशिका में, रिक्तिका क्या होती है, छोटी होती है। वैक्यूल क्या होती है, छोटी होती है। और जैसे जैसे कोशिका बड़ी होगी रिक्तिका का आकार भी क्या हो जाता है, आकार बढ़ जाएगा। इसमें क्या होता है कि कोशिका जो होती है उसमें क्या होगा, आपके धीरे धीरे आकार भी बढ़ जाता है। इसके आगे बात करें, कोशिका रस में अवशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, संचय होता है। कि भाई आपके कोशिका रस जो होता है इसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, संचय। अपशिष्ट पदार्थ जो आपके अपने उपयोगी नहीं होते उसे बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो कोशिका रस में अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है, जो अब इकट्ठे होते हैं अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। और ये आपके अपशिष्ट पदार्थ संचय होते हैं, इसे क्या कहते हैं, अजैव पदार्थ। क्या कहा जाता है, अजैव पदार्थ, या इसे कहा जाता है आपके अर्गास्टिक पदार्थ, अर्गास्टिक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। क्या जो आपके कोशिका रस जो होता है उसमें अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है, इसे क्या कहते हैं, आपके अजैव पदार्थ या अर्गास्टिक पदार्थ कहते हैं। अब अर्गास्टिक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, अमीनो अम्ल हो सकता है, शर्करा हो सकती है, खनिज लवण हो सकते हैं, कार्बनिक अम्ल हो सकते हैं, वर्णक द्रव्य आदि गुलित अवस्था में इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज भी पाया जाता है, सुक्रोज, फ्रेक्टोज, ये जितनी भी शर्कराएं हैं, साइट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, टार्टेरिक अम्ल है, एल्कोलॉइड्स जैसे टेनिन है, रेजिन है, ग्लूकोसाइड, ये प्रमुख अजैव पदार्थ होते हैं। किसमें ये क्या होते हैं, आपके अजैव पदार्थ पाए जाते हैं। फलों में फूलों की कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में पीले, नीले, लाल आदि रंगों के क्या पाए जाते हैं, एंथोसायनिन वर्णगुले होते हैं। तो किसमें, फलों व फूलों की कोशिकाओं की रिक्तिकाओं, कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में पीले, नीले, लाल आदि रंगों के क्या पाए जाते हैं, एंथोसायनिन वर्णक पाए जाते हैं। एंथोसायनिन क्या होता है, मुख्य रूप से नीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। एंथोसायनिन वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से फूलों का रंग जो है पीला, नीला ऐसा होता है। अभी पढ़ा ना भाई अपन कोशिका अपशिष्ट पदार्थ क्या कहते हैं, अजैव पदार्थ। अजैव पदार्थ मैंने अभी नाम बोले थे आपके, ऑक्जेलिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, एल्केलॉइड्स है, टेनिन है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रेक्टोज, ये सभी क्या अजैव पदार्थ है। किसी डाउट में सर ने बोल तो दिया अजैव पदार्थ होते क्या है, तो अजैव पदार्थ ये इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं रिक्तिकाओं के प्रकार की, कि रिक्तिकाएँ जो होती है इनमें जो पदार्थ पाए जाते हैं और इनके कार्य के आधार पर रिक्तिका को 4 भागों में बांट रखा है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, किसी भी पदार्थ का जो बंटवारा किया जाता है वो कोई ना कोई आधार होता है, और अपन को बायोलॉजी के अंदर उस आधार का पता होना जरूरी है। क्वेश्चन से पूछा जाता है भाई इसको किस आधार पर बांटा गया है, आधार बता दो, इसके प्रकारों को समझाइए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो आधार वाला हो जाता है, वो आपके नंबर कट जाते हैं। तो क्या आधार है कि भाई जो रिक्तिका के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके आधार पर, ठीक है, और कार्य के आधार पर। तो
रिक्तिका में उपस्थित पदार्थों व कार्य के आधार पर ठीक है, इसको 4 भागों में बांट रखा। कितने भागों में? 4। डिटेल में अपने है नहीं, बस में नाम लिखेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट उसकी बात करें। पहला वायु रसधानी। रसधानी के आपके रिक्तिका का एक ही बात है। तो ये वायु रसधानी किसमें पाई जाती है? सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। और ये क्या करती है? गैसों के संचय के साथ पादपों को क्या करती है? तरणशील बनाए रखती है। तो ये क्या करती है? यहाँ पे गैस रिक्तिका पाई जाती है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है और गैसों के आदान प्रदान के लिए जरूरी होती है। ठीक है, दूसरी बात करें अपन रसदानी। ठीक है, इसका क्या है? इस प्रकार की रिक्तिका में खनिज लवणों और खाद्यान्नों का संचय होता है। किसका संचय होता है? खनिज लवणों व खाद्यान्नों, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्यान्नों का संचय होता है। ठीक है, और फिर देखिए तीसरी है भोजन रसदानी। ठीक है, भोजन रसदानी में क्या होता है आपके? ये खाद्य पदार्थों को पचाने में सहायक होती है। खाद्य पदार्थों को पचाने में सहायक। और चौथा है आपके संकोचनशील रसदानी। ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, तब मैं तो आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, अच्छी बात है, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार रिक्तिका जो है वो क्या कार्य करती है? परासरण। ठीक है, परासरण नियमन व उत्सर्जन का कार्य करती है। परासरण क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो कोशिका झिल्ली पढ़ाई थी तब। तो परासरण नियमन व उत्सर्जन का कार्य करती है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ये किस में पाई जाती है? संकोचनशील रसदानी अम्बीबा में पाई जाती है। ठीक है, कि भाई अम्बीबा के अंदर क्या होता है? आपके वो किस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, उसमें क्या पाई जाती है? संकोचनशील रसदानी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए रसदानी के कार्य की बात करते हैं कि रसदानी क्या कार्य करती है। रसदानी के कार्य देखिए कि भाई रिक्तिकाएँ जो होती है इनके अंदर एंथोसायनिन वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फूलों व फलों में प्रकीर्णन। देखिए, एक होता है परागण, एक होता है परागकण, एक होता है प्रकीर्णन। सुनिए आप, परागकण, देखो परागण समझने से पहले आपको फ्लोर का डायग्राम समझ आना चाहिए। ठीक है, क्या होता है अभी मैं आपको ये दोनों समझाने को उसको समझा दूंगा। ठीक है, ये रिक्तिका कंप्लीट होने के बाद इनकी बात करेंगे। प्रकीर्णन का मतलब होता है बीजों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे आप देखो जानवर जो होते हैं उनके बालों पर चिपक जाते हैं, वो जानवर एक दूसरे से घसीट खाते जाते हैं, वहाँ गिर जाते हैं। तो ये क्या होता है? कलरफुल होते हैं, एंथोसायनिन वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से फल और फूल क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। और कलरफुल होते हैं जिसकी वजह से आपके मधुमक्खी भंवरे इनके पास मंडराते हैं, जिससे परागकण और परागण की क्रिया होती है। अभी आगे बताऊंगा परागकण और परागण क्या है। इसको समझाने से पहले उनको आपको एक चीज़ और समझानी पड़ेगी, उसके बाद इसकी बात करेंगे। ये खाद्य पदार्थों व खनिज लवणों का संग्रहण व सांद्रण करती है। ये क्या करती है? खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करती है, सांद्रण करती है, उसको गाढ़ा करती है, पतला करती है और आपके उत्सर्जन का कार्य करती है। ये उत्सर्जित पदार्थों का संचय करती है, जो उपापचय क्रिया को बाधित करने से बचाते हैं कि वे अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा कर लेती है, ताकि जो आपके कोई क्रिया हो रही है अपने शरीर में जीवित रहने के लिए, उसमें कोई बाधा नहीं आनी, अपशिष्ट पदार्थ उनके बीच में आ जाते हैं और क्रिया रुक जाती है। इसके अलावा ये क्या करती है? परासरण संबंधी या स्फीति बनाए रखती है, कोशिका का आकार बनाए रखने में क्या करती है? मदद करती है। ये रिक्तिका के क्या हो गए? मुख्य कार्य हो गए। अब परागण और परागकण है, इसको समझाने के लिए देखिए, वैसे तो ये आगे चैप्टरों में आपके आएंगे, जब मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा उससे पहले मैं फ्लोर के बारे में आपको बताऊंगा। फिर मैं थोड़ा आपको फास्टली बता देता हूँ, अभी बात में बीच में बात आ गई तो ज़्यादा अलग अलग कलर से नहीं बना के रफली मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ज़्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बना, रफली बना रहा हूँ मैं, समझिए इस इसको आप। एक मान लीजिए फूल का अनुदैर्घ्य सेक्शन है, एलएस सेक्शन मैंने आपको बताया था, जब किसी चीज़ को ऐसे काटते हैं या ऐसे काटते हैं, अनुप्रस्थ होता है इस प्रकार से काटते हैं। तो ये जो पादप है इसमें देखिए सबसे जो बाहर होता है उसे बोलते हैं बाह्य दल, बाह्य दल पुंज। अंदर वाले को बोलते हैं दल पुंज। इसकी एक इकाई को दल, इसकी एक इकाई के दल को बाह्य दल। ठीक है, और इसे ये पूरी जो संरचना है ये थी, इसे क्या आ जाता है? पुमंग।
पुमंग और इसकी एक इकाई को कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, पुमंग और पुंकेसर। और ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसे क्या कहते हैं? परागकोश। और ये जो भाग है इसे बोलते हैं योजी। और ये जो तंतुनमय से बोलते हैं पुतंतु। और तीनों को मिलाकर बोलते हैं एक पुंकेसर। पुंकेसर मिलकर क्या बनाते हैं? पुमंग बनाते हैं। ये जो श्वसन से बोला जाता है वर्तिकाग्र। ठीक है, ये नर जननांग है। पुष्पों के क्या पुमंग क्या है? नर जननांग। और वर्तिकाग्र इसको बोला जाता है वर्तिका। और ये नीचे वाला जो पोर्शन फुला होता है इसे कहते हैं अंडाशय। ये मादा जननांग है। इनको कहा जाता है, इसकी एक इकाई को बोलते हैं आपके, इसका पूरा नाम तो जयांग है। मादा जननांग इसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोला जाता है। इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं? अंडप भी कहते हैं, कार्पल। और नीचे वाला ये बाकी ये कहलाता है पुष्पासन, जिसमें पुष्प सभी अंग टिके हुए हैं, पुष्पासन। और ये नीचे वाला कहलाता है पुष्पवरण, जिसको डंठल अपने हाथ में पकड़ते हैं। तो नर जननांग और ये क्या? मादा जननांग पुष्पों के। तो और परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण। तो परागकण क्या? नर युग्मक है। पादपों के क्या है? नर युग्मक आवर्तजीवी पादपों के। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पे जाना हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण। ठीक है, तीसरी चीज़ समझाने के लिए बात बतानी पड़ी कि परागकणों का वर्तिकाग्र पे जाना परागण कहलाता है। आप किस प्रकार से ज़्यादा 12th क्लास में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, परपरागण स्वपरागण में और अलग अलग प्रकार डिटेल में आ जाता है ना। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे, जब 12th में आएंगे और डिस्कशन और कहीं बीच में आएगा चैप्टर के साथ और अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। इंग्लिश हिंदी सब मीनिंग मैं आपको बताता चलूँगा, इसका सबकी सब बात करेंगे। तो ये आपकी रिक्ति का पोर्शन पूरा हो गया। फास्ट इसलिए पढ़ाया थोड़ा कि आपके सिलेबस में इतना कोई दिया हुआ नहीं है। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए बताया, इसके बारे में बात की थी अपन ने। नेक्स्ट हेडिंग अपन बात करते हैं पक्षमाप व कशाभिका। कशाभिकाएं एवं पक्षमापियों की बात करते हैं। कशाभिकाएं या पक्षमापिकाएं कहते हैं इसे। फ्लेजेला एंड सीलिया की बात करेंगे। फ्लेजेला एंड सीलिया। ठीक है, कि भाई जो आपके पक्षमाप होते हैं, ठीक है, इसे जो कहते हैं सीलिया, और कसाब जो होते हैं इसे फ्लेजेला कहा जाता है। देखो कसाब बोलो के और फ्लेजेला के। ठीक है, और जो पक्षमाप है इसे कहते हैं पी और सीलिया। देखिए याद करने का तरीका बताता हूँ। आप ऐसे कर लीजिए, किसको याद कर लीजिए आप? कैटरीना कैफ के नाम से। के कैटरीना कैफ, के का मतलब कसाब, फे का मतलब फ्लेजेला। हिंदी इंग्लिश में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसे याद कर लीजिए आप प्रियंका चोपड़ा के नाम से। मतलब आपके पक्षमाप और इसका मतलब हो गया सीलिया। और देखिए और एक अंतर भी, अभी मैं आपको अंतर पढ़ाऊँगा तभी ये और काम आएगा। अभी अब इसके अंतर की बात करेंगे उस समय और काम आएगा। ये दो अंतर क्लियर करेगा आपके, इसलिए याद कर लेना कैप और पीसी से। अब एक स्टार्ट करते हैं, कसाब और पक्षमाप क्या है, इसकी क्या सूचनाएं होती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, जितना दिया उतनी बात करूँगा मैं। कि भाई कोशिका गति के लिए बहुत सी कोशिकाओं में से कुछ विशिष्ट सूचनाएं भी मिलती है, जैसे रोमाप या पक्ष या कसाब कहते हैं कि इनका कार्य क्या है? कोशिकाओं गति के लिए। ठीक है, तो ये इसका इनका कार्य क्या है? कोशिका को गति प्रदान करना, कोशिका को गति प्रदान करना। ठीक है, और ये क्या है आपके कि बहुत से पादपों के बीच कसाब के द्वारा गति करते हैं। जैसे जंतुओं में स्पर्म की गति भी इसी कारण होती है कि अपने जो शुक्राणु होता है उसमें जो गति होती है उसके पीछे पाई जाती है, इन्हीं की वजह से होती है। ठीक है, और एक कोशिका के जो जंतु होते हैं उनके अंदर ये सीलिया पाए जाते हैं, जो छोटे होते हैं संख्या में बहुत अधिक। देखिए सीलिया जो होते हैं, पक्षमाप होते हैं, ये क्या होते हैं? संख्या में अधिक होते हैं लेकिन आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो एक कोशिका जंतु पैरामीशियम में पढ़ा होगा आपने, पैरामीशियम में देखो संरचना बनाई जाए कुछ इस प्रकार होती है, उसमें पैरामीशियम में से छोटी छोटी ये सब पाया जाता है। देखा होगा डायग्राम, तो मैंने यहाँ बताया पैरामीशियम पी
पैरामीशियम पीसी मतलब सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या ऐसे पैरामीशियम आपको डायग्राम याद है तो मतलब छोटे होते हैं, असंख्य होते हैं। ठीक है, और एक पाया जाता है यूग्लिना, यूग्लिना में एक ही पाया जाता है, मतलब क्या है वो कसाब है, फ्लैजेला है। तो ये संख्या में अधिक पाए जाते हैं। एक कोशिका जीवों में क्या करते हैं, गति के लिए भी क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो कसाब जो होते हैं वो इसे क्या कहते हैं, कसाब को क्या कहा जाता है, फ्लैजेला। ये संख्या में कम होते हैं, और जबकि ये आपके पक्षमाप जो होते हैं सीलिया, ये संख्या में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अब देखिए इनकी संरचना पढ़ते हैं, फिर इनके बाद में अंतर की बात करेंगे, इनकी संरचना क्या होती है, क्या देखिए इसकी बात करते हैं। तो इसको रफ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए आप कि संरचना की बात करें तो सीलिया व फ्लैजिला तंतु के समान क्या होते हैं, बेलनाकार पर्वत होते हैं, बेलनाकार संरचना से मिलकर बने होते हैं, जो कोशिका की सतह से बाहर निकले होते हैं। किससे होते हैं, ये बेलनाकार संरचना है, बेलनाकार संरचना है जो कोशिका से क्या होते हैं, बाहर निकले रहते हैं, अंदर नहीं रहते हैं, कोशिका के शरीर के बाहर पाए जाते हैं। और इसको क्या है आपके मुख्य रूप से 3 भागों में बांट रखा है कि इसके मुख्य रूप से 3 अवयव है, इसकी संरचना को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों से देखिए इसको पढ़ लेते हैं। एक भाग है सीलियम, सेकेंड है उसे कहते हैं अपन आधारकाय या कणिका, आधारकाय या कणिका, और तीसरा जो है आपके से कहा जाता है पक्षमीय मूलिकाएं। पक्षमीय मूलिकाएं। देखिए सीलियम क्या है, ये बेलनाकार पतली पर्वत है। ये क्या है, बेलनाकार पतली पर्वत है जो कि कोशिका की स्वतंत्र सतह से बाहर निकली होती है। तो ये बेलनाकार पर्वत है जो कोशिका से बाहर निकली होती है, कोशिका से बाहर निकली होती है। तो ये कोशिका के बाहर पाई जाती है, वो क्या है, बेलनाकार पर्वत होती है। इसके आगे देखिए बात करते हैं अपन आधारकाय या कणिका की। तो ये अंत्यकोशिका के अंदर जो सेंट्रियोल के समान संरचना है, तो ये क्या है, अंत्यकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर पाई जाती है, अंत्यकोशिकीय संरचना है जो अंत्यकोशिकीय संरचना है जो आपके क्या होती है, सेंट्रियोल के समान होती है। सेंट्रियोल अभी पढ़ेंगे आगे, सेंट्रियोल के समान होती है, सेंट्रियोल के समान होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करते हैं डिटेल में। संरचना पक्षमीय मूलिकाएं क्या होती है इसकी बात करते हैं। देखिए ये तो सिंपल सी जानकारी कि भाई जैसे ये मान लीजिए कोशिका इसके बाहर बनाए हैं, तो ये तो आपके बेलनाकार पर्वत के समान संरचना, ये तो सीलियम हो गई, तो डायग्राम बनाएंगे इसका। और ये जो अंदर वाला पोर्शन है, अंदर कोशिका पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, आधारकाय। ठीक है, देखिए इनकी बात करते हैं। पक्षमीय मूलिकाएं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए वही लिखूंगा, बाकी मैं आपको ऐसे ही रफली जो है फास्टली थोड़ा बता दूंगा। देखिए कुछ कोशिकाओं के आधार में क्या होते हैं, कणिकाओं से मई तंतुक निकलते हैं। ठीक है, जो आगे चलकर आपस में जुड़कर एक शंकुआकार गुच्छे बनाते हैं। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे, जैसे ये आधार वाला भाग है, यहाँ से कोई छोटी छोटी संरचना निकलती है, आगे जाके क्या कहते हैं, शंकुआकार संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शंकुआकार संरचना का क्या करते हैं, शंकुआकार गुच्छे का निर्माण करते हैं। इसके आगे देखिए कि प्रत्येक सीलिया फ्लैजिला में 95 एंगस्ट्रॉम मोटी एक झिल्ली द्वारा आच्छादित होती है। कि सीलिया या फ्लैजिला जो है, सीलिया या फ्लैजिला ये क्या है आपके 95 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम लोग 10⁻⁻10 की मोटी एक एक झिल्ली से घिरे होते हैं। एक एक झिल्ली मतलब एक झिल्ली पाई जाती है इनके ऊपर। और इनके अलावा के झिल्ली के अंदर 11 तंतुक पाए जाते हैं। कितने तंतुक, 11 तंतुक पाए जाते हैं, फिलामेंट्स पाए जाते हैं। और 11 तंतु जो होते हैं रचना में क्या होते हैं, ये 11 तंतु या फिलामेंट जो होते हैं यहाँ पे अनुदैर्घ्य रूप से स्थित होते हैं। अनुदैर्घ्य मतलब आपको होता है इस प्रकार से खड़ी लाइन के रूप में। और ये जो 11 तंतु पाए जाते हैं इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, 9+2। 9+2 का मतलब हो गया कि आंतरिक रूप से कोशिका के अंदर यह आधारकाय या कणों के तक फैला होता है, जो उसे क्या कहते हैं, आधार द्रव्य कहते हैं। 9 तंतु होते हैं, वो क्या होते हैं, सदृश्य आपकी नलिका के समान संरचना होती है, जो क्या होती है, परिधि पर। तो 9 तो क्या होते हैं, परिधि की तरफ नलिकाकार संरचना होती है, नलिकाकार।
और ये दो जो होते हैं ये क्या होते हैं, केंद्र की तरफ होते हैं, केंद्र की ओर होते हैं। ठीक है, तो 9+2 का अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद प्रत्येक ये जो आपके प्रत्येक लगभग 360 एंगस्ट्रॉम व्यास की होती है, जो नलिकाएं होती है प्रत्येक 9+2 वाला, ये कितनी होती है 360 एंगस्ट्रॉम की व्यास की होती है। और केंद्र में 2 तंतु होते हैं, और परिधीय तंतु 2 उप तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, कि ये परिधीय तंतु ये 2 उप तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, 2 उप तंतु से, 2 उप ट्रिबल्स के द्वारा मिलकर बने होते हैं। और केंद्रीय तंतु अनुप्रस्थ काट में वर्ताकार दिखाई देते हैं, कि जो केंद्र में तंतु पाए जाएंगे जब अनुप्रस्थ कट करते हैं, अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसफर सेक्शन जब करते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, वर्ताकार दिखाई देते हैं। ठीक है, और जबकि परिधीय तंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेरल या 8 के शेप में दिखाई देते हैं। परिधीय तंतु कैसे देते हैं, बेरल या जो 8 की आकृति होती है, इस प्रकार की संरचना में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है। और इन तंतुओं के दोनों उपतंतु लंबाई में समान होते हैं, छोटे पर्वत निकले होते हैं, जिन्हें भुजाएं कहते हैं। और प्रत्येक तंतु में 2 भुजाएं होती है। सभी 9 तंतुओं की भुजाएं एक दिशा में अभिविन्यास होती है, कि जो 9 तंतु पाए जाते हैं, सभी भुजाएं जो एक तरफ झुकी हुई पाई जाती है। और अनुदैर्घ्य काट में ये भुजाएं 150 जो है आपके 9 भुजाएं होती है, 150 एंगस्ट्रॉम तो क्या पाई जाती है, लंबी, और 50 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, चौड़ी, या इनका व्यास पाया जाता है। किनका, ये 9 परिधीय नलिकाएं जो पाई जाती है, इनकी बात करें। और इसके बाद प्रत्येक भुजाओं के बीच लगभग कितनी दूरी होती है, 130 एंगस्ट्रॉम की क्या पाई जाती है। प्रत्येक 9 भुजा, प्रत्येक भुजा के बीच में 130 एंगस्ट्रॉम की क्या पाई जाती है, दूरी पाई जाती है। और प्रत्येक केंद्रीय तंतु केवल एक नलिका का बना होता है। और इस प्रकार दोनों केंद्रीय तंतु एक सामान्य आच्छाद से ढके होते हैं, सामान्य संरचना से ढके होते हैं। अब देखिए, कशाप जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है परतोद और एक होता है आपके कुर्च। के जो कशाप है आपके फ्लेजेला 2 प्रकार के होते हैं, परतोद और दूसरा होता है कुर्च। परतोद को कहते हैं विप, इसको कहा जाता है आपके विपलेस, इसको कहा जाता है टिंसर। परतोद में होता है इस प्रकार का सिवाय क्या होती है, चिकनी होती है, और पलक के बाल के समान, जहाँ पलकों के बाल होते हैं समान पाई जाती है, और क्या होती है, चिकनी होती है। और कुछ जो होती है इसे कहा जाता है आपके कि ये इस प्रकार की जो कशाप क्या होती है वो हल्की होती है, रोमिल संरचनाएं होती है। ठीक है, छोटे छोटे बालों के समान ये संरचना पाई जाती है, रोमिल संरचना होती है, हल्की और रोमिल संरचना। तो इस प्रकार से कशाप की संरचना हो गई पूरी। कशाप क्या होता है, अब लास्ट इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन, कि पक्षमाप और जो कशाप है इसका डायग्राम की बात करते हैं, फिर इसके आगे बात करेंगे। कि पक्षमाप और कशाप की संरचना की बात करते, देखिए किसकी संरचना बनाते, कि मैंने इसलिए फास्टली बताया कि आपको सिलेबस इनका दिया हुआ नहीं है, मैंने पूरी प्रत्येक लाइन बताने की कोशिश की है आपको, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। कुर्च परतोद ये तो आपकी जिक्र ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए कशाप या पक्षमाप के अपन संरचना बनाते हैं, कि आपके पक्षमापी का कशापी का किस प्रकार से अरेंजमेंट होती है उनकी बात करते हैं। इनका डायग्राम एक ही है, कौन सी आपके अंदर की तरफ आ जाती है, कौन सी बाहर की तरफ आ जाती है, इन भुजाओं की बात करते हैं। देखिए बना लेते हैं इसको। थोड़ा इसको मैं मोटा बना लेता हूँ, इसको डबल करके, ताकि अच्छे से इसको डार्क कर लेते हैं, नहीं तो कि एकल जेली डबल जेली देखिए अपने पहले पढ़ चुके हैं। ये एकल जेली वाला कोशिकांग है, ये हो गया। ठीक है, इसके आगे अपन बात करें इसकी संरचना की। तो अपन ने पढ़ा था नोतो क्या होती है, आपके जो तंतु पाए जाते हैं नोतो परिधि की तरफ होते हैं, 2 केंद्र की तरफ होते हैं। तो पहले अपन 9 बना लेते हैं बाहर की तरफ, कि वे परिधि तंतु जो होते हैं 2 उप तंतुओं से मिलकर बनाते हैं। 2 बनाने 9 बनाने टोटल अपन को, ऐसे 9 बनाने टोटल। दो हो गए, 3, 5, 6, 7,
8 और ये आपके 9। तो ये 9 पाए जाते हैं। इनका बराबर दूरी रखने की, इनके बीच में दूरी जो होती है 130 एंगस्ट्रॉम होने अपने अलग अलग बन गई, ज़्यादा बन गई है, ठीक है। ये 9 होते हैं। और केंद्र की तरफ जो पाए जाते हैं वो आपके कि केंद्रीय तंतु जो होते हैं ऊपर से वर्गाकार दिखाई देते हैं। देखिए केंद्रीय तंतु बना लेते हैं अपन। ये केंद्र में 2 पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपस में इस प्रकार से क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके केंद्रीय तंतु है। और ये 9 है, वो तंतु क्या है, 9 तंतुओं की जोड़ी का क्या है, वलय है। और ये आपके बाह्य झिल्ली। और ये जो आपके 9 तंतुओं की जोड़ी का वलय, ठीक है। इसके अलावा अपन आगे बात करें इसके कुछ और नामांकन देखें इसका थोड़ा। ये क्या होते हैं, इनकी भुजाएं, इसे बोलते हैं अंत्यभुजा। अंत्यभुजा कहा जाता है इसे। और इसके अलावा हम बात करें और ये जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, इस प्रकार के सेतु के द्वारा जुड़े होते हैं, इसे कहते हैं अंतराद्विक सेतु कहा जाता है। ऐसे गोलाकार संरचनाएं बनी होती हैं इनसे, ऐसे जो क्या करती है, टच करती हुई पाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है, अंतराद्विक सेतु। ये सभी 9 के अंदर पाई जाती है पूरी पर, जिसके द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपस में अच्छे से। और ये क्या है, परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं, ये जो होती है ना, जो बोलते हैं परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं, परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है। और ये आपके अंदर जीवद्रव्य झिल्ली पाई जाती है, जीवद्रव्य पाई जाती है, जीवद्रव्य झिल्ली जिसके अंदर जीवद्रव्य होता है। और इनमें क्या ऐसे डंडे भी पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इस सब के अंदर ऐसे एक एक डंडे की संरचना, डंडेनुमा संरचना पाई जाती है केंद्र की तरफ सभी से। मैं अलग कलर से बना देता हूँ, चलो इसको बना देता हूँ, फिर अगली वो को संरचना को अलग कलर से बना देंगे। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है आपके अरीय डंडा, अरीय डंडा। ये कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है। और ये जो आपके बीच वाली जो संरचनाएं हैं वो क्या होती है, इनको चारों तरफ क्या होती है, घेरी हुई संरचनाएं पाई जाती है ऐसे, ठीक है। और इनसे मैंने बताया था आपके, इनसे क्या होते हैं, ऐसे ये निकले होते हैं, ये आगे वाले से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से क्या पाया जाता है, ये अंतर्द्वीप सेतु पाए जाते हैं। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे क्या है, क्या पक्षमाभिका कशाभिका का क्या है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म लेख के द्वारा बनाया गया डायग्राम है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म वाला अलग है, अपने जो बनाया क्या है, आंतरिक संरचना का चित्रात्मक प्रदर्शन है, आंतरिक संरचना का प्रदर्शन है, आंतरिक संरचना का प्रदर्शन। किसकी आंतरिक संरचना, ठीक है, ये आंतरिक संरचना है आपके कशाभ और पक्षमाभ की, पक्षमाभिका और कशाभिका, ठीक है। ये आंतरिक संरचना आपकी हो गई पक्षमाभिका की और कशाभिका की, कि भाई इनकी आंतरिक संरचना के बारे में बात हो गई। अब देखिए अपन, मैंने बात किया था कुछ और प्रतोद, देखिए कुछ प्रतोद का बनाऊँ मैं आपको थोड़ी सी लिए डायग्राम। तो कुछ और प्रतोद क्या होते हैं, तो अपने प्रतोद को कहते हैं विप्लास कहा जाता है ना, जैसे संरचना बनाए इनके से। तो ये ठीक है कि भाई आपके प्रतोद होती है, क्या होती है, चिकनी श्रद्धा, क्या होती है, चिकनी होती है एकदम बिल्कुल, आंखों की जो आगे पलक के बाल उस हिसाब से, जिसे कहा जाता है विप्लास। और जो ये आपके टेंसिल होती है, ये रोएदार संरचना होती है टेंसिल,
इस प्रकार से संरचना हो गई इसकी कि भाई इनकी संरचना किस प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, ये मुख्य संरचना इस प्रकार से जुड़े होते हैं। अब देखिए कशाभ और पक्षमाप में अंतर की बात करें कि भाई कक्षमाप और पक्षमाप जो है सीलिया और फ्लैजेला के अंतर की बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। देखिए कि पहले बात करते हैं आपके पक्षमापिका की बात करते हैं, सीलिया की। ठीक है, तो ये जो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये अंतर जो है यहाँ देखिए हम बात कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बस 3-4 पॉइंट की बात करें, ज़्यादा डिटेल में अपन अंतर नहीं जाएंगे। तो एक तरफ है सीलिया और दूसरी तरफ है फ्लैजेला। सीलिया फ्लैजेला की बात करें अपन, ठीक है, सिंपल सी बात करें, फ्लैजिला। देखिए सीलिया जो है ये संख्या में क्या होते हैं, अधिक होते हैं, संख्या में अधिक, और फ्लैजेला ये संख्या में क्या होते हैं, कम। पहला पॉइंट। तो दूसरा कि इनका आकार छोटा होता है, आकार छोटा, इनका आकार क्या होता है, बड़ा, आकार बड़ा। तीसरे पॉइंट की बात करें, एक कोशिका के चारों ओर स्थित होते हैं, चारों ओर स्थित, और क्या होते हैं, ये एक सिरे से जुड़े होते हैं, एक सिरे से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था पीसी से याद रखना, पिरामिड का डायग्राम बनाया था, ठीक है, कि पिरामिड की संरचना बनाई थी, उसमें से बनाए थे अपने। तो मैंने कहा था पिरामिड मतलब पी का मतलब हो गया आपके पक्षमाप, सी का मतलब सीलिया। तो इससे देखो तीनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। पिरामिड में क्या होते हैं, संख्या में अधिक, संख्या में अधिक, छोटे छोटे, चारों तरफ चारों तरफ, इसका जस्ट अपोजिट ही हो जाएगा। यूग्लिना बना लीजिए, जिससे ये क्लियर हो जाएगा। याद करने दे, संख्या में कम, आकार में बड़ा और एक सिरे से जुड़ा हुआ। तो ये अंतर हो गए। इसके अलावा अपन बात करें कि जो आपके सीलिया जो होते हैं, इनकी घड़ी के, इसकी जो गति है वो किस प्रकार होती है, घड़ी के लोलक की जैसी गति होती है। कैसी गति होती है इसकी, लोलक के समान। ठीक है, ये ऐसे कह सकते हैं पेंडुलम के समान। और इसकी जो गति हो तरंगित गति होती है, तरंगित गति होती है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार की गति होती है। पेंडुलम गति कैसे करता है, ऐसे। ठीक है, इसकी क्या पाई जाती है, तरंग गति पाई जाती है। और ये आपके क्या हो गए, सभी पॉइंट क्लियर हो गए। एग्जाम में आपके उदाहरण हो गए, सभी बात हो गई, अंतर हो गए, 4 पॉइंट, 4 अंतर पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, इससे आगे जो है अपन नेक्स्ट कोशिकाओं के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये कोशिकाएं आप अच्छे से पढ़ना, सीलिया फ्लैजेला जो है आपके लिए आगे से ध्यान से पढ़ना, ऐसे काम आएगी चीज़ें सभी बता दी मैंने, आपके सिलेबस में उससे ज़्यादा बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।